उसको सब कुछ आता है, लेकिन पता क्या है, ये हमें भी आंसर देता नहीं है और ये वहां भी आंसर देता नहीं है, पेपर में भी। उसको बोलता नजर लगा के दिखा। मतलब कुछ बच्चों को सब कुछ आता है इसलिए, तो प्रशांत को सब कुछ आता है, लेकिन तो आंसर दिया क्या? तो सबसे पहला था रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। पहला क्या था? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। सुनो मेरी बात, कोई भी काम जो हम करते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब के सब काम पेपर वर्क है। ये पेपर वर्क है, मतलब पेपर में किए जाते हैं। लेकिन पहला ऐसा फंक्शन है जो सीधा इंसानों के ऊपर यूज होगा, जैसे स्टाफिंग। जहां सीधा सीधा ह्यूमन बीइंग यूज होंगे, स्टाफिंग है ना। यहाँ पहला ऐसा फंक्शन, ऑर्गेनाइज करना है, कुछ भी ऑर्गेनाइज करना है, यू कैन डू इट। एक प्लान बनाओ, उसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो पेपर वर्क। लेकिन जब बात स्टाफिंग की आती है, यहाँ रियल में इंसान चाहिए अब काम करने के लिए। यहाँ पेपर वर्क से काम नहीं चलेगा। आप बोलो आई हैव अपॉइंटेड 100 पीपल इन योर डिपार्टमेंट, कहा है? ऑन पेपर, काम नहीं हो सकता। यहाँ रियल में ह्यूमन बीइंग्स आएंगे आप, और सही में ये अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन है मैनेजमेंट का, द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो आ जाओ, लिखे सबसे पहले नंबर 1 में, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टाफिंग is its relationship with human being. Is its relationship with human being. It means unlike planning and organizing, staffing is not a paperwork. Unlike planning and organizing, staffing is not a paperwork. ठीक है जी। ये पेपरवर्क से काम नहीं होता है, यहाँ सही मायने में इंसान चाहिए काम करने के लिए। तो पहला क्या हो गया? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। फाइन, ये बुक में नहीं है इसलिए फास्ट करेंगे। आ जाओ अपना सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, या दूसरा पॉइंट नंबर 2, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन। Staffing is not a part of a management function. Staffing is not only a part of a management function, but staffing is not only a part of management function, but it is itself a major function. इट इज इटसेल्फ अ मेजर फंक्शन। ये अपने आप में एक बड़ा फंक्शन है, ये एक पार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ एक बड़ा फंक्शन है। आगे लिखो पॉइंट नंबर 3, अ मेजर फंक्शन। पॉइंट नंबर 3, एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। लिखो इसमें, स्टाफिंग इज एसेंशियल टू ऑल मैनेजरियल लेवल्स, comma, it must be clarified here, that the establishment of a separate personal department
does not free the managers concern in his department. ठीक है जी। स्टाफिंग जो है वो हर लेवल पे जरूरी है। कोई भी मैनेजर लेवल है वहां पे स्टाफिंग की जरूरत है। कौन काम करेगा? आदमी काम करेगा। किताबें काम नहीं कर सकती। आप प्लानिंग करके रख दो, अच्छा सा चार्ट बनाओ, सब कुछ लगा दो, काम करने वाला इंसान नहीं होगा तो काम कौन करेगा? नहीं कर सकता। इवन बुक्स भी देखो, आप पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी ना। अपने आप से बुक्स नहीं पढ़ा सकती, सेल्फ नहीं पढ़ा सकती। इसीलिए काम करने के लिए हर एक लेवल के ऊपर इंसान का होना जरूरी है। और मैनेजर कौन होते हैं? वो भी तो स्टाफिंग का स्टाफ का हिस्सा है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। Deals with human being, and man is a social animal. So the social responsibility of staffing is there. So the social responsibility of staffing is there. ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास इसके फीचर्स, और तो मैं ज्यादा लिखने की बात नहीं है। एक और लिख लो, बुक में तो फीचर्स नहीं दिए, इसलिए इंपॉर्टेंस पे स्टार्ट है। एक फीचर और लिख लो, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नहीं, इसी में एक पॉइंट और लिख लो, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो लिखो इसके अंदर, द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूड्स policies connected with the employees, policies connected with the employees, ब्रैकेट में लिख लो, प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी, etc. policies connected with the employees, policies connected with the employees, और ब्रैकेट में लिख लो प्रमोशन, सैलरी, ट्रांसफर, etc. और ब्रैकेट बंद करो। एग्जाम्पल दे दो 3-4। ठीक है जी। फिर लिखो, इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, या इसी में, इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी दैट द करंट पोस्ट are to be filled up by promotion, then appointing a new employee. The external environment affecting the enterprise
तू क्या बोल रहा है बता, कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? या तो पीछे रहता है, इसकी हेल्प करा करो, बीच में बैठा लिया करो इसको, वो कोई साथ बैठ जाए तो लिख सकता है, ये पूछता रहता है बीच बीच में बार बार। तो चलो कोई बात नहीं, लिखो द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एंटरप्राइज includes the policies and educational environment. Affecting the enterprise includes the government policies and educational environment. ऐड कर लो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशन इन्वायरमेंट, बस इतना ही छोड़ दो, बहुत है। सुनो, ये सब फीचर्स थे इन्वायरमेंट, ये सब फीचर्स थे, ये छोटे छोटे मैंने 4-5 फीचर आपको लिखवाए, आपके दिमाग में है तो एक बार पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है जी। लेकिन अब लिखो आप मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे और सबसे पहला करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहला लिखो हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग, सबसे नया टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग का पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। कंपिटेंट पर्सनल, helpful in discovering and obtaining the competent personnel। मतलब सुनो मेरी बात, इधर देखो, अगर स्टाफिंग ना होती, अगर स्टाफिंग का प्रोसेस ना होता, मान लो स्टाफिंग का झंझट ही ना होता, कोई भी आया चल तू भी जॉब पे लग जा, अगर ऐसा काम हो जाए तो फिर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कोई भी आदमी जो काम करना आता भी होगा, नहीं भी करना आता होगा। लेकिन स्टाफिंग से क्या होता है, यू टेक द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू लेते हो, आप पूरी सिलेक्शन करते हो, इतना बड़ा प्रोसेस करते हो, क्यों करते हो सब कुछ? ताकि आपको कंपिटेंट लोग मिले, मतलब अच्छे से अच्छे लोग मिले काम करने के लिए। तो स्टाफिंग की वजह से क्या हेल्प होती है? हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सनल, मतलब अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे काम करने वाले मिलते हैं बिकॉज ऑफ स्टाफिंग। ये स्टाफिंग प्रोसेस को हटा दो, आप देखो ना हर जगह स्टाफिंग प्रोसेस है, चाहे आप बैंक की नौकरी में जाओ, चाहे आप ऑफिस जॉब में जाओ, चाहे मार्केटिंग, हर जगह पे स्टाफिंग प्रोसेस है। ये क्यों रखा गया प्रोसेस? इवन यहाँ तक कि आर्मी में भी जॉब करनी है तो स्टाफिंग प्रोसेस है। बेशक एजुकेशन लेवल डिफरेंट रहेगा, अगर सिर्फ सीधा आर्मी में सिपाही भर्ती हो तब भी एक स्टाफिंग प्रोसेस है। आपका फिजिकल चेक होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको दौड़ा के देखें, सब कुछ किया जाएगा। क्यों है सब कुछ? टू गेट द गुड कंपिटेंट पर्सनल, मतलब अच्छे लोग आए। अगर ये सब कुछ हटा दिया जाए तो क्या होगा? बीमार लोग भी भर्ती हो जाएंगे, जो ना दौड़ पाएंगे, ना बंदूक उठा नहीं पाएंगे, और वहां पे क्या बोलते हैं, बंदूक के बाहर से ही गिर जाएंगे बेचारे, वो गन नहीं उठा पाएंगे। अभी मनीष को भेज दिया जाए बॉर्डर में तो क्या होगा? गन इसको उठाएंगे, ये गन को उठाएगा, दोनों में से एक दूसरे को उठाएंगे। क्या होगा? मतलब क्या होगा? गन इसको उठाएगी, ये गन को उठाएगा, कोई एक दूसरे को उठाना पड़ेगा। हो सकता है गन इसको उठा के चले, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा होता है, गन भी उठाती है, ऐसे गन को नीचे टांग के ऊपर बंदा बैठ जाता है, क्या करे बेचारा, उठा नहीं पाएगा। अरे हल्की नहीं होती, गन उठानी बहुत मुश्किल है। तो ये स्टाफिंग है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टाफिंग दैट यू गेट द कंपिटेंट पर्सन। ये पहला पॉइंट था, याद रहेगा। चलो लिख लो अब जल्दी से इसके अंदर, अंडर स्टाफिंग लेटेस्ट टेक्निक्स are used for recruiting and selecting the employees. As a result,
it becomes possible, as a result, it becomes possible to get able employees for different posts. Able employees for different posts. अच्छा देखो, एक बात और भी है, स्टाफिंग एक प्रोसेस तो है, लेकिन हर पोस्ट के लिए एक प्रोसेस अलग है। ये भी देखो आप, मतलब अगर अकाउंटेंट की पोस्ट है तो उसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा, अगर एक आर्मी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा। हाँ, प्रोसेस तो है, लेकिन ये देखो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोसेस में भी चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जो आपका टेस्ट दिया जाएगा ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वो सेम आर्मी वाले का टेस्ट नहीं होगा, अलग अलग टेस्टिंग होगी, अलग अलग मतलब उसमें डिफरेंट रहेगा, है ना। वो किस लिए ये टेक्निक्स क्यों यूज की जाए, ताकि हमें अच्छे लोग मिल जाए, हर पोस्ट के लिए अच्छा आदमी मिल जाए। ठीक है जी। आज जो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, या हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस पब्लिक हायर परफॉर्मेंस, ऊंचे वाला हायर, HIGHER, हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, हायर परफॉर्मेंस, एक हायर और भी होता है, हायर होना। ओके, हायर परफॉर्मेंस लिखो इसके अंदर। थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, थ्रू द मीडियम ऑफ स्टाफिंग, राइट पीपल आर पोस्टेड एट राइट प्लेसेस। Through the medium of staffing, right people are posted at right place. So, at right place. So, it increase the efficiency. So, it increase the efficiency and effectiveness of employees. So, it increase the efficiency and effectiveness of employees. It increase the efficiency and effectiveness of employees. सिंपल पॉइंट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। आगे नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में, हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज। Helpful in continuous growth and survival of enterprise. Survival of enterprise, survive करना मतलब कंपनी चलती रहे। तो लिखो every enterprise wants its continuous growth and survival. Every enterprise wants its continuous growth and survival, and this is possible only when it has human assets. This is possible only when it has human assets. मालूम है, अच्छे एम्प्लॉयज कंपनी के एसेट्स होते हैं, ह्यूमन एसेट्स बोलते हैं उनको। एसेट्स मालूम है, जिनका फायदा हमें फ्यूचर में मिलता है, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। और जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। ऐसे ही अच्छे बच्चे जो होते हैं वो मम्मी डैडी के एसेट्स होते हैं, और गंदे बच्चे जो होते हैं वो लायबिलिटी हो जाते हैं। ये सच है? जो अच्छे बच्चे हैं वो मम्मी डैडी के एसेट्स होते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, पूरे क्या बोलते हैं, मेरा बहुत प्यारा बेटा, मेरी बहुत प्यारी बेटी। और जो गंदे बच्चे होते हैं, जो पानी का गिलास नहीं देते, मम्मी को नहीं देते, और जो मम्मी का काम नहीं करवाते, झाड़ू पोछा नहीं करवाते, मम्मी क्या बोलती है, मरचड़ी ना होते कितने दी आगे है, मैं तो सारे काम करवाता हूँ। ठीक है, आगे चलो। हेल्पफुल, आगे लिखो, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
लिखो हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें लिखो अंडर स्टाफिंग, all the activities, understaffing all the activities related to human resource are performed systematically. By doing this systematically, the situation of overstaffing क्या बोलते हैं उसको, the situation of overstaffing, बच जाते हैं उससे हम, ओवरस्टाफ इस सिचुएशन बच जाते हैं, is avoided. Yes, the situation of overstaffing is avoided. Very good. As a result, optimum utilization of employees take place. As a result, the optimum utilization of employees take place. और इससे क्या होगा, which leads to reduction in labor cost, ठीक है जी। यहां पे समझाने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल पॉइंट्स है। आगे आ जाओ, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग, देखो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। मोरल या अंडरस्टाफिंग द स्टडी, क्या हो गया, मोरल नहीं बोलते उसको, मोरल ही बोलते हैं, मोरल बोलते हैं ना, या अंडरस्टाफिंग द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मोरल नहीं बोलते, अंडरस्टाफिंग द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर understaffing the study of human behavior is done. The promotion policy, या इसी में the promotion policy, the training policy, and remuneration policy can be drawn and the efforts are made to provide them with all the desired facilities. And the efforts are made to provide them with all the desired facilities, which leads to job satisfaction
which leads to job satisfaction of employees. और इसके नीचे लिखो लास्ट में कंक्लूजन, सबसे नीचे लिखो कंक्लूजन। ये पांचों पॉइंट जो आपने लिखे उसके नीचे लिखो कंक्लूजन। लिखो फॉर ऑल दिस रीजंस वी हैव स्टडीड अबव, फॉर ऑल दीज रीजंस वी हैव स्टडीड अबव, it is sure that, it is quite sure that, it is quite sure that today human resource, today human resource is the base, is the base for the success of the organization. Is the base for the success of the organization. This is more important than any other physical resource. This is more important than any other physical resource. This is more important than any other physical resource. ठीक है जी, ये हुआ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग खत्म। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। आपने 5 इंपॉर्टेंस पढ़ी, एक बार जरा देखो मेन पॉइंट क्या थे जल्दी से। पहला क्या था? हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग, ओके, कुछ ज्यादा नहीं था। आगे नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट द एम्प्लॉइज। बस इतना सही था, ठीक है जी। यही 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस थे और लास्ट में कंक्लूजन। अगला वाला टॉपिक आप बोल रहे हो कट गया, नेक्स्ट टॉपिक आप कह रहे हो कट गया है, चेक किया आपने भी, वो कट गया है, तो छोड़ दो उस टॉपिक को। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये हमने काट दिया। आपने बोला इसके टॉपिक में नहीं है, आप कह रहे हो ना कट गया। कौन कौन कंफर्म कर रहा है कट गया? पक्का? तो छोड़ दो, आ जाओ आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक क्या था जी? स्टाफिंग प्रोसेस। लिखो जल्दी से, आ जाओ स्टाफिंग प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि है हाँ, लेकिन इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ जी, करें फटाफट स्टार्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, है जी। आएंगे अब केस स्टडी। टॉपिक तो कटवा दिया ना आपने, मेन टॉपिक तो कटवाया। आ जाओ स्टाफिंग प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। लिखो सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये इसका पहला प्रोसेस था। अब एक एक प्रोसेस के साथ केस स्टडी आएंगी, एक एक लाइन के साथ केस स्टडी चलेंगी। ये आप पढ़ोगे, इसके साथ ही केस स्टडी आ जाएगी, वो भी एक नहीं 2, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो पहले लिखो इंट्रोडक्शन, इसी के अंदर लिखो इंट्रोडक्शन। ये होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट? तो लिखो जल्दी से। इट मीन्स understanding how many persons are needed. It means understanding how many persons are needed and of what type. In the organization, मतलब कैसे, मतलब कहने का ये है कि कितने लोगों की जरूरत है और कैसे लोग चाहिए। पढ़े लिखे चाहिए, कम पढ़े लिखे चाहिए, लेबर क्लास के चाहिए, कौन से लोग चाहिए, व्हाट टाइप से ही मतलब है। मतलब जब हम बात एस्टिमेट की करेंगे तो एस्टिमेट के अंदर 2 बातें देखी जाती हैं, कितने लोग चाहिए और कैसे लोग चाहिए। हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत ज्यादा है, हमारा काम कैसा है, कौन से डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है। अगर हमें डिपार्टमेंट प्रोडक्शन में चाहिए तो फिर हमें टेक्निकल लोग चाहिए। अगर हमें डिपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे लोडिंग होती है, ऑफलोडिंग होती है, स्टोर डिपार्टमेंट में चाहिए तो फिर अनएजुकेटेड भी चलेंगे, कम पढ़े लिखे भी चल जाएंगे। अगर डिपार्टमेंट अकाउंट्स का है तो वहां पे कम से कम पढ़े लिखे लोग चाहिए जो कंप्यूटर पे काम कर सके।
तो डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर देखे जाए तो सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज हमें देखना पड़ता है कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, कम पढ़े लिखे चाहिए या बहुत हायर वो चाहिए एजुकेशन वाले, कैसे लोग चाहिए। ठीक है जी, तो लिखो आप सबसे पहले इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड एंड ऑफ व्हाट टाइप इन द ऑर्गेनाइजेशन to fill the various positions अब ये होता कैसे है, हम इसको कैसे पता करते हैं कितने लोग चाहिए। तो लिखो आप ये होता कैसे है, देखो अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स is done on two bases। ये दो तरह से होता है जी। मैन पावर रिक्वायरमेंट ये दो तरह से होता है। नंबर वन, सबसे पहला वर्कलोड बेसिस, इसको सबसे पहले देखते हैं वर्कलोड एनालिसिस लिख लो आप, वर्कलोड एनालिसिस। और दूसरा वर्क फोर्स। एक वर्कलोड और दूसरा वर्क फोर्स, ये दो चीजों को चेक किया जाता है व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब जब कोई डिपार्टमेंट बोलता है मुझे 5 लोगों की जरूरत है तो सीधे 5 लोग रिक्रूट नहीं किए जाते, ये दो काम किए जाते हैं, एक वर्कलोड एनालिसिस और दूसरा वर्क फोर्स। उसके बाद ही फैसला लिया जाता है कि हाँ सही मायने में डिपार्टमेंट में आदमी चाहिए भी या नहीं भी चाहिए। ये दो चीजें चेक की जाती हैं, एक वर्कलोड और दूसरा वर्क फोर्स, फिर ही कोई फैसला लिया जाएगा। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी उठ के आचार्य के पास जाकर बोले मुझे 5 लोगों की जरूरत है, मेरे डिपार्टमेंट में 5 लोग कम है, तो एचआर डिपार्टमेंट सीधा फैसला नहीं लेता, उसके पहले वो दो चीज चेक करेगा, क्या एक वर्क का लोड क्या है और दूसरा वर्क फोर्स क्या है, फिर फैसला लिया जाएगा। अब ये क्या होता है लिखो, सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है लिखो जल्दी से। इट वुड एनेबल एन असेसमेंट of the number and type of human resource। It would enable an assessment of the number and type necessary for the performance of various jobs। Type of human resource necessary for the performance of various jobs। और दूसरा इसके साथ है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स इट विल रिवील द नंबर, एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स available। It will reveal the number and type of human resource available। ठीक है जी। तो जब हम वर्कलोड की बात करते हैं तो हम चेक करते हैं किसी काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। जब हम वर्क फोर्स एनालिसिस करते हैं देखते हैं उस काम को करने के लिए कितने लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं, ये चेक किया। ये दो चीज चेक की जाती है। आदमी को अपॉइंट करने से पहले दो चीजों को चेक किया जाता है, एक वर्कलोड और दूसरा वर्क फोर्स। वर्कलोड के अंदर ये चेक किया जाता है कि किसी काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, और वर्क फोर्स में चेक किया जाता है कितने लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं, कितना स्टाफ ऑलरेडी है। क्यों किया जाता है तो लिखो आगे से, नेदर ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग, नेदर ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग इज अ डिजायरेबल सिचुएशन। Neither overstaffing and understaffing nor understaffing is a desirable situation।
A situation of overstaffing, somewhere would necessitate employee removal or transfer. देखो, a situation of overstaffing somewhere would necessitate, मतलब क्या, necessary employee removal or transfer. A situation of understaffing would be the starting of recruitment process. ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे वर्कलोड के अंदर हम क्या चेक करते हैं, एक काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है, कितने लोग चाहिए, और यहाँ हम देखते हैं कितने हमारे पास हैं। अगर हमें लगे कि ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है, दोनों की दोनों पोजीशन ठीक नहीं होती। अगर ओवर स्टाफिंग है तो हमें या तो किसी को निकाल देना पड़ेगा जॉब से या फिर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। अदर वी हैव टू ट्रांसफर समवन और वी हैव टू रिमूव समवन फ्रॉम द जॉब। ये है ओवर स्टाफिंग का केस। अगर अंडर स्टाफिंग है तो फिर स्टाफिंग प्रोसेस चालू, यानी स्टाफिंग प्रोसेस तभी काम करना स्टार्ट करेगा जब अंडर स्टाफिंग है। आप मेरी बात समझे? तो सबसे पहला काम हमने क्या कहा, सबसे पहला काम था एस्टिमेटिंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, मीन्स कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर रिक्वायरमेंट। उसके अंदर दो काम किए जाते हैं, सीधा सीधा काम नहीं किया जाता, दो काम किए जाते हैं। पहले वर्कलोड को चेक किया जाता है, फिर वर्कफोर्स को चेक किया जाता है, फिर जज किया जाता है कि हम ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है। अगर हम ओवर स्टाफिंग है तो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं या तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मान लो हमारी 4 ब्रांचें हैं, एक अम्बालागढ़ में है, एक करनाल में, कुरुक्षेत्र में और एक और कहीं पानीपत में। 4 ब्रांच है आपकी। यहाँ पे ऑफिस में एक आदमी की जरूरत है। कहाँ? इधर अम्बाला ऑफिस में एक आदमी की जरूरत। सोचना काम कैसे होता है। अम्बाला ऑफिस से डिमांड आई, वी नीड 1 पर्सन इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फाइन। अब ऐसा नहीं होगा कि सीधा एचआरएम जाएगा और एक आदमी अपॉइंट करके अम्बाला में भेज देगा, ऐसे नहीं होगा। पहले सभी ब्रांचेस में चेक किया जाएगा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर कितना वर्कलोड है, सभी ब्रांचेस में। यहाँ रिक्वायरमेंट की डिमांड आई ना अम्बाला से, तो पहले चेक किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, करनाल में और पानीपत में कितना वर्कलोड है। फाइन। फिर चेक किया जाएगा कितनी वर्क फोर्स है तीनों में। फिर पता लगा कि पानीपत में एक आदमी फालतू है। अब सुनो क्या होता है, काम कैसे होता है। जब ये सब चेक किया गया ना, एनालाइज किया गया, तो पता लगा एक आदमी खाली बैठा है पानीपत में, उसके पास बहुत कम काम है। अब क्या किया जाएगा? उसको जॉब से निकाला नहीं जाएगा, सीधा पानीपत से उठा के ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी नहीं करनी पड़ी। आप समझे मेरी बात? यहाँ पे नया आदमी अपॉइंट नहीं करना पड़ा, वो इंटरव्यू लेना, वो टीवी में ऐड देना, वो पेपर में ऐड, वो सब काम बच गया, सारा पैसा बच गया। क्या किया? ये 2 चीज चेक की, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स, है ना? सब में चेक होगा, सब में, यानी सारी ब्रांचेस में चेक। जहां से डिमांड आई है वहां तो चेक होगा ही होगा। अम्बाला वाले ने डिमांड की कि एक आदमी चाहिए, तो चारों की चारों ब्रांचेस में चेक किया गया और वहां पे पता लगा एक आदमी क्या था, एक आदमी ऑलरेडी वहां पे क्या था, ज्यादा था। एक आदमी वहां पे ज्यादा था, वहां से उठाया गया और सीधा अम्बाला भेज दिया गया। सर अगर ज्यादा ना होता फिर क्या होता? अगर मान लो सभी ब्रांचेस चेक करने का पता लगा कि कहीं कोई ज्यादा नहीं है, फिर क्या होगा? अब नाउ द सिलेक्शन, द प्रोसेस विल स्टार्ट। कौन सा प्रोसेस? वो सारा का सारा प्रोसेस, वो स्टाफिंग का प्रोसेस। वो स्टाफिंग प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा व्हेन देयर इज अ अंडर स्टाफिंग। अगर ओवर स्टाफिंग है तो या तो हम ट्रांसफर कर देते हैं या तो रिमूवल कर देते हैं, या तो निकाल देंगे या फिर ट्रांसफर करते हैं। यही बात मैंने आपको लिखवाई। सेम एग्जांपल देके आप इस बात को लिख सकते हो। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, छोटी सी कहानी है।
एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं और इसके साथ केस स्टडी करनी पड़ेगी। हमारे पास छोटी छोटी केस स्टडी है, 2 छोटी छोटी केस स्टडी जो आपको करनी होगी इसके साथ साथ। और लिखिए इसकी केस स्टडी, एक छोटी सी लिख लो, हो जाएगी एक। लिखो फटाफट केस स्टडी, लिखो। आप नहीं लिखना चाहते हो, चलो ठीक है, कल कर लूंगा, फाइन, मर्जी आप। मतलब अच्छा, बर्थडे मना रहे थे आप, चलो ठीक है जी, ओके फाइन, ठीक है।